जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज तो अपने मैराथन है। तो मैराथन है अपने इडियम्स की। तो जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम्स में भी जो इडियम्स पूछी गई है वो और अदर इम्पोर्टेंट जो इडियम्स है वो आपको इस मैराथन में कवर करवाई जाएगी। कम से कम 1.5 या 2 घंटे की ये क्लास होगी जिसमें आपको कम से कम 100 से 150 इडियम्स करवाई जाएगी जो आपके आगामी डिफेंस के एग्जाम्स एंड जो भी एग्जाम्स आपके आ रहा है जिसमें इंग्लिश आपके सब्जेक्ट आती है उसमें आपके बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो आप जरूर आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा एंड उन्हें कहिएगा कि लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इडियम्स लाए हैं अपन। फर्स्ट इडियम्स अपने पास है ये ब्रिंग द हाउस डाउन। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब होता है नाम रोशन करना। ठीक है, इसका मतलब होता है रिसीव एप्लॉज। एप्लॉज यानी प्रशंसा भी होती है, प्रेस करना, और इसका हिंदी में मतलब होता है नाम रोशन करना। ठीक है, फर्स्ट इडियम हो गई ब्रिंग द हाउस डाउन जिसका मतलब होता है नाम रोशन करना। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सेकंड आया अपने पास इडियम्स आर्ग्यूज आइड। आर्ग्यूज आइड का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपन किसी से तर्क वितर्क करते हैं तब अपनी जो आंखें रखते हैं वो अपन एकदम सतर्क रखते हैं, वॉचफुल, अलर्टफुल। ठीक है, तो जो अपनी आंखें रहती है वो एकदम केयरफुल रहती है। कैसी रहती है? एकदम सतर्क रहती है। कैसी रहती है? अलर्ट रहती है। ठीक है, एकदम अपन बाज की तरह आंखें गड़ाकर वहां पर जब किसी से तर्क होता है तो अपन ध्यान रखते हैं क्योंकि कुछ भी घटना वहां पर हो सकती है, तो इसलिए अपन वहां पर सतर्क रहते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है? एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है जैसे कि रूस और अभी यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है? एट लॉगर हेड्स हो रहा है। एट स्ट्राइक यानी झगड़ा हो रहा है, क्वेरल हो रहा है। क्वेरल यानी भी क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास आया एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? एट लार्ज का मतलब होता है किसी को छूट दे देना लंबे पैमाने पर। एट लार्ज यानी मैंने तुम्हें लंबे पैमाने पर छूट दे दी, फ्री कर दिया तुम्हें। ठीक है, तुम्हें एब्सकॉन्ड कर दिया है, स्वतंत्र करना किसी को। तो एट लार्ज का मतलब क्या होगा? फ्री करना। फाइव क्वेश्चन अपने पास आया एट लूज हैंड। एट लूज हैंड का मतलब क्या होता है? एट लूज हैंड का मतलब होता है खाली बैठना, एट लूज हैंड। ठीक है, यानी जो वो बैठा है वो एकदम बेरोजगार है, उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो एकदम बेरोजगार है, खाली बैठा है, जैसे आइडल भी कहता है। आइडल यानी क्या होता है? आलसी या खाली बैठना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खाली बैठना। सिक्स क्वेश्चन अपने पास आया इन द डम्स। इन द डम्स का मतलब क्या था? इन द डम्स का मतलब होता है इन अ सैड मूड, खराब मूड में, कुछ देखने वाली बात नहीं। इन द डम्स याद करने के लिए भी इतना कुछ जोर नहीं आएगा। इन अ सैड मूड एकदम खराब मूड में बैठना, यानी कह सकते हैं अपन फीलिंग खराब मूड में बैठना, या खराब या नीरस कह सकते हैं इसको। ठीक है, नीरस जिसमें कोई रस नहीं हो, नीरस। ठीक, अमजेदार कहते हैं जैसे। ये सिक्स क्वेश्चन हो गया। सेवन क्वेश्चन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये जो मैंने आपको पिछले जो अपने जो सेशन करवाया उसमें मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास रिवील आया था, जो क्वेश्चन आया था रिवील, तो अपने सिनोनिम्स, तो उसके जब मैं सिनोनिम्स करवा रहा था तब मैंने बताया था कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब भी होता है किसी बात को उजागर करना। ठीक है, किसी कोई बात छुपी हुई रहती है अगर अपने सामने आ जाती है तो वो कौन सी बात होती है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग होती है वो, यानी बात जो होती है वो उजागर हो जाती है, तो इसका मतलब होता है उजागर होना, टू रिवील सीक्रेट। और कैसी बात होती है? जो जो सीक्रेट होती है, एकदम गुप्त रूप वाली जो बात होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब हो गया रिवील सीक्रेट। टू सेट समवन बाय ईयर्स। अब इसको कैसे याद कर? इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जैसे कि आपने अगर रामायण का अगर आपने पढ़ी हो, रामायण के बारे में आपको पता हो, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि जो कैकई थी उसके कान किसने भरे थे? कैकई के जो कान है वो भरे थे मंत्रा ने। कि भरत के, जैसे कि उनको 3 वरदान दिए गए थे जब उन्होंने राजा दशरथ को बचाया था, तो कैकई को 3 वरदान दिए गए थे, तो उन्होंने मंत्रा ने क्या कान भरे कि तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और श्री राम के लिए
वनवास मांग लो 14 साल का। तो उनको जो वरदान दिए थे तो उनमें यानी मंत्रा ने क्या किया, उसकी कैकेयी के कान भर दिए थे। टू सेट समवन बाय ईयर्स, किसी के कान भर देना, यानी टू इंसाइट पीपल, यानी लोगों के बारे में भड़का देना। ठीक है, इसका मतलब होता है लोगों के बारे में भड़का देना। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन, टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, किसी से माफी मांगना, अपोलोजाइज करना। ठीक है, किसी से माफी मांगना। टू फेस द म्यूजिक। अब मैंने ये जो इडियम्स है ये वाले मैंने आपको जो प्रीवियस जो सेशन हुए उसमें जैसे कैसे याद करवा रखी, मैंने कहा कि जैसे कि अभी अपने एग्जाम्स आने वाले हैं और अपन क्या सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, फेस द म्यूजिक, अपन फेस आराम से म्यूजिक फेस कर रहे हैं। तो फिर अपन को जो अगर अभी म्यूजिक सुनेंगे, अपन आराम करेंगे, तो बाद में अपन को जब अपन पास नहीं होंगे, जब अपना रिजल्ट नेगेटिव आएगा, तब अपन को क्या फेस करना पड़ेगा, अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस अपन को फेस करने पड़ेंगे, यानी बुरे परिणाम अपन को भुगतने पड़ेंगे। तो टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हो गया, टू फेस अनप्लीजेंट कंसिक्वेंस, इसका मतलब होता है बुरे परिणाम भुगतना। मैंने हिंदी में इसका बता दिया। तो ये जो 10 इडियम्स है वो करवा दिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी उस ग्रुप में। तो एक बार आप अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट की स्लाइड है वो मैं करवाऊंगा। आज तो अपने 2 घंटे की क्लास होगी या 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें 100 से 150 इडियम्स आज करवानी है, जो बेटर है, इंपॉर्टेंट है, जो अपने आगामी एग्जाम्स में आने वाली है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो, स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है उसमें अब अपन आगे इडियम्स देखेंगे। तो जो आगे अपनी इडियम्स है 11 नंबर की, टू स्नैप वंस फिंगर्स एट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निंदा करना किसी का। ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, तो इसको कहते हैं निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है, तो ये 11 वाले इडियम। अब जैसे कि इडियम्स देखो, या तो आपको बहुत ही ज्यादा ये रटनी पड़ेगी, या इसको जितना डेली रोज अपने रिवाइज करते जाओगे तो आपको बहुत जल्दी ज्यादा याद होती जाएगी। टू स्नैप फिंगर्स एट। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना रहा, कैसे नहीं, तो बहुत सारी इडियम्स तो ऐसी रहती है कि वो अपने आप में हिंट दे देती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में वो करवाई थी अपने, कौन सी, टू सेट समवन बाय ईयर्स, जैसे कि किसी के कान भरना। अब कान भरना को तो अपन को किसी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस किसी में रिलेट करने वाला नहीं मिलता तो उसको सीधा याद कर लो। टू स्नैप फिंगर्स एट यानी टू शो कंटेम्प्ट, किसी की निंदा करना। यानी कैसे कह सकते हैं, टू यानी किसी को, इसका टू स्नैप वंस फिंगर्स एट यानी किसी को उंगली दिखाना, यूं कह सकते हैं अपन। किसी को उंगली दिखा रहे हैं अपन के, तू ऐसा है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तो उसकी अपन निंदा करने, उसकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, 12 वाला, एन एंग्री स्पीच, गुस्से में दिया गया भाषण, उसी क्या कहते हैं, हैरान कहते हैं, HARANGUE, हैरान ज्ञानी होता है गुस्से में दिया गया भाषण। गुस्से में दिया गया भाषण। ठीक है, एन एंग्री स्पीच, हैरान गुस्से में दिया गया भाषण। 13 क्वेश्चन आया, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी पत्थर को उसने उल्टा नहीं किया। यानी जैसे कि उसको कह दिया यहाँ पर जैसे कि 1000 पत्थर यूं कह दिया उस व्यक्ति को। ठीक है, एग्जांपल के लिए कि 1000 पत्थर है यहाँ पे, यानी 1000 स्टोन में से उसको यूं कह दिया किसके भी नीचे गोल्ड है, यानी उस व्यक्ति ने सारे पत्थरों को उल्टा करके देख लिया। यानी उसने हर पॉसिबल एफर्ट वो जितना कर सकता था उसने उतनी मेहनत करी। तो टू लीव नो स्टोन अनटर्न यानी किसी भी पत्थर को उल्टा किए बिना नहीं छोड़ना, यानी टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी हर संभव प्रयास करना उस चीज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, आराम से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। टू गिव वंस पीस ऑफ माइंड, अब इसको कैसे समझाना, इसको जैसे कि अपन याद कर सकते हैं कि कोई आदमी गुस्सा हो रहा है, अपन कह सकते हैं अरे भाई शांत हो जा, पीस। ठीक है,
अगर किसका माइंड गर्म हो रहा हो तो उसको कैसे कहेंगे, अरे भाई शांत हो जा, शांति रख, थोड़ी थोड़ी ठंडे रख, तो उसको अपन डांटेंगे, स्कोल्ड, उसको डांटेंगे अपन के, फटकार लगाएंगे, भाई शांत हो जा, स्कोल्ड करेंगे, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड यानी भी होता है फटकारना, ठीक है। तो ये होगी 14 नंबर की इडियम। 15 नंबर की अपने पास आई है, टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। अब इसको आराम से कोई भी व्यक्ति याद कर सकता हो, अगर वो क्रिकेट देखता हो, नहीं भी देखता हो तो भी इसको अपन याद करवा देंगे। तो जैसे कि जो भी क्रिकेट देखता हो उसमें अपने इंडिया की जब बैटिंग आती है, अभी रोहित शर्मा हाल जो अपने कप्तान है, उनकी बैटिंग करते वक्त उनके भाई को देखा हो अगर किसने, तो जब भी रोहित शर्मा खेलने जाते हैं और जब भी 90s पार कर जाते हैं वो, उसके बाद उनकी जो वाइफ होती है रितिका सचदेव, वो क्या ऐसे करके वहां पर बैठी रहती है मैदान में, आपको कैमरा में आराम से दिखाई देता है जब भी वो मैदान में आती है। तो उसका मतलब होता है टू वेट एंशियसली, यानी जिज्ञासा, एकदम जिज्ञासा से देख रही है वो मैच, एकदम क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, ठीक है। तो यानी टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, अपनी उंगलियां को क्रॉस करना है, यानी जिज्ञासा से किसी चीज का इंतजार करना कि अब आगे क्या उनका शतक होगा कि नहीं होगा, क्या होगी। जब उन्होंने 264 रन हाईएस्ट उनका स्कोर है इंडिविजुअल ओडीआई में, तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मारा था, तो तब वो पूरे मैच में ही ऐसे करके बैठे थे, तो यानी वो इंतजार कर रहे थे, अपनी जिज्ञासा के साथ क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर इतनी, ठीक है। तो टू कीप वंस फिंगर क्रॉस का मतलब हो गया टू वेट एंशियसली, जिज्ञासा से किसी चीज का इंतजार करना, ठीक है। ये 15 नंबर की आइडिया हो गई अपने पास। 16 नंबर की है नुक एंड कॉर्नर। जब अपने लॉकडाउन हुआ था तब मोदी जी ने क्या आदेश दिए थे, भाई पुलिस लगा दो नुक एंड कॉर्नर पर, यानी हर जगह जहां पर लोग बाहर निकलने ही नहीं चाहिए घर से, क्योंकि बहुत कोविड जो है वो बहुत ही खतरनाक फैल गया था। तो मोदी जी ने ऑर्डर दिया था कि पुलिस लगा दो नुक एंड कॉर्नर, हर कॉर्नर पर, हर नुक्कड़ में, हर गली में, हर जगह पुलिस चाहिए। तो नुक एंड कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, एवरीवेयर, यानी हर जगह, ठीक है। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर का मतलब क्या था, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो ये वही कहावत है। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर का मतलब मैन लर्न्स बाय मिस्टेक, यानी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध से जल गया तो अब दूध कैसा रहता है, सफेद, और छाछ भी उसको सफेद दिखती है, तो वो छाछ को भी फूक मार मार के पी रहा है, क्योंकि उसको पता है मैंने एक बार गलती कर दी है, तो अब वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो ऐसी वाली बात थी इसमें 17 नंबर के इडियम में। 18 नंबर की इडियम्स अपने पास है, टू बी अबव बोर्ड। टू बी अबव बोर्ड को सीधा आप याद ही कर लो, टू बी ऑनेस्ट एनी बिजनेस डील, ठीक है। टू बी अबव बोर्ड, इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं अपन बाबा रामदेव का, जो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। तो टू बी अबव बोर्ड का मतलब टू बी ऑनेस्ट एनी बिजनेस डील हो गया, ठीक है। 19 नंबर की इडियम अपने पास आई है जो नेवी में आ चुकी है, टू कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर का मतलब होता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करना जो अपने से एक कदम आगे हो, ठीक है। टू कैच अ टार्टर, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना या ऐसे व्यक्ति से डील करना कि जो अपने से एक कदम आगे हो, जो अपने से एक नेक्स्ट कदम की सोचता हो। तो टू कैच अ टार्टर का मतलब क्या हो गया, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, यानी अपन से एक मैच वो आगे हो या एक मैच की ज्यादा सोचता हो अपन से। 20 नंबर की इडियम आई है, टू एंड इन स्मोक। अब जैसे कि बहुत सारे क्या होता है, स्मोक करते हैं, छोटी सी उम्र में भी बहुत सारे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं स्मोक, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि टीवी में भी अगर उसकी एड वगैरह आती है तो नीचे लिखा ही आता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, एंड उसके बाद आप देखोगे कि उसके जो कवर होते हैं उसके ऊपर भी साफ साफ चित्र में बताया जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधरते हैं, तो स्मोक कर देते हैं। वो एंड में कैसे हो जाते हैं, वो र्यून हिमसेल्फ, यानी क्या कर देते हैं, वो खुद को बर्बाद कर देते हैं। र्यून, RUIN, र्यून का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। र्यून यानी होता है बर्बाद करना, खुद को बर्बाद कर देते हैं वो। तो टू एंड इन स्मोक यानी स्मोक करने के बाद वो खुद को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये ऐसी याद होगी। 21 नंबर की, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलैंड। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलैंड का मतलब होता है किसी का चैलेंज स्वीकार करना, ठीक है, चैलेंज स्वीकार करना। इसका मतलब होता है चैलेंज स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलैंड। तो ये 21 इडियम्स हो गई है।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको और इडियम्स करवाने वाला हूँ। आज तो 100-150 इडियम्स करवाए बिना कहाँ नहीं जाऊंगा, आपको पूरी क्लासेस लेनी है ये, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने जो प्रीवियस जो स्लाइड थी। अब अपन आगे जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो अदर इडियम्स है वो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट्स। तो अदर जो अपनी नेक्स्ट इडियम्स है, इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब क्या होता है? कोई भी काम अगर अचानक से जो काम होता है उसे कहते हैं इन अ जिफी। सडनली जो अचानक से किया गया काम उसे कहते हैं जिफी। जिसे और भी क्या कैसे कहते हैं, और आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है? समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। ठीक है, यानी कोई भी जो काम है बहुत ही जल्दबाजी में किया गया हो, यानी उसे कहते हैं इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है सडनली, अचानक से किया गया काम। ठीक है। 23 वाली इडियम्स अपने पास आती है, टू हिट द बुल्स आई। टू हिट द बुल्स आई का मतलब क्या है? जैसे कि पुलिस जो है वो अपना कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि उस केस के कुछ आगे, जैसे कि क्राइम थ्रिलर केस है अपने पास, में देखते हैं अपन। तो उस केस में क्या होता है कि उन्होंने जो मुजरिम है, जो भी क्रिमिनल है, उसको पता लगा दिया, उसका सच पता लगा दिया कि मैन क्रिमिनल यही है। तो पुलिस ने क्या कर दिया? टू हिट द बुल्स आई, टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ। सच्चाई का पता लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो टू हिट द बुल्स आई आपके क्लियर हो गया होगा। टू हिट द बुल्स आई का मतलब होता है टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ, सही सच्चाई का पता लगाना, ठीक है। इसका मतलब हो गया सही सच्चाई का पता लगाना। 24 वाली इडियम अपने पास है, टू टेक द हार्ट। ठीक है, अपन को किसी का, जैसे कि दो इडियम से देखना आप, टू टेक द हार्ट एंड टू टेक टू हार्ट। ठीक है, ये तो होता है किसी का दिल अपन को अच्छा लगता हो, तो टू लाइक, अच्छा लगना। टू टेक टू हार्ट, ठीक है, इसका मतलब है टू ग्रीव ओवर, यानी दुख से अभी अभी ही निकला। तो टू टेक टू हार्ट यानी किसी ने दिल ले लिया था मेरा और फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया तो वो कैसा, उदास हो गया। उदास हो गया तो उसके बाद उसने कितने दिन लगाए, उसके कितने दिन उदासी में निकल गए, फिर उसके बाद वो निकला। तो टू टेक टू हार्ट, ठीक है, उसका मतलब हो गया टू ग्रीव ओवर, यानी उदासी से बाहर निकलना या दुख से बाहर निकलना। टू टेक द हार्ट का मतलब होता है पसंद करना, टू लाइक, पसंद करना। अब तो एक चीज याद रखना कि जो टू टेक टू हार्ट है इसका मतलब होता है टू ग्रीव ओवर, किसी दुख से बाहर निकलना, ठीक। तो ये 24 भी हो गई और 25, ये कंफ्यूजन रहता है इसलिए मैं आपके साथ में ले आया दोनों, तो आपकी क्लियर हो जाएगी। टू टेक द हार्ट का मतलब हो जाएगा टू लाइक, किसी को लाइक करना, पसंद करना। टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है टू ग्रीव ओवर, किसी के दुख से बाहर निकलना। 26 वाले इडियम अपने पास आई है, टू हैव एन एज ऑन। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर एज रखना, ठीक है। एज रखना का मतलब क्या हो जाएगा? यानी अपन किसी से कुछ बेटर है, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि इतना अंश में तेरे से अच्छा हूँ। एज यानी होता अंश, ठीक है। अपन कहेंगे यार इतना अंश तो मैं तुझसे अच्छा हूँ, तो टू बी स्लाइटली बेटर देन, तुझसे थोड़ा तो अच्छा ही हूँ, टू बी स्लाइटली बेटर देन। 26 वाली। 27, बी इन इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ग्रहण लगना। मून इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू बी ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग का मतलब होता है घटना, डिक्रीज, ठीक है। इन सक्सेस और पॉपुलरिटी, यानी अगर किसी के ग्रहण लग गया है, ग्रहण लग गया उसका मतलब क्या, उसके सक्सेस और पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। टू बी ड्विंडलिंग इन सक्सेस और पॉपुलरिटी, यानी सक्सेस और जो पॉपुलरिटी है वो कम होना, इसका मतलब ये हो गया। 28, इसका मतलब क्या है? बी फुल ऑफ बीन्स। इसको कैसे याद करें? इसको याद करें अपन कि फुल ऑफ बीन्स, बीन्स क्या होता है? सोयाबीन्स, याद कर लो जैसे ये, ठीक है। अब अपन सोयाबीन्स खाते हैं तो अपने अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है। तो टू फुल ऑफ बीन्स, अपन ने फुल सोयाबीन्स खा लिया, इसका मतलब अपने अंदर फुल एनर्जी आ गई। एनर्जी आ रही, फुल ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जावान, ठीक है।
इसका मतलब हो गया ऊर्जावान। 29 29 का मतलब क्या, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति जा रहा, और जैसे आपने मूवी में देखा होगा कोई व्यक्ति चल के जा ही रहा है, उसके ऊपर से अचानक क्या गिर जाती है, ड्रॉप गिर जाती है हेड के ऊपर, यानी वो जो बगुला होता है या कुआ होता है वो पीट करके चला जाता है उसके ऊपर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, हेड के ऊपर पीट कर दिया, यानी तो कैसे कर ली, एकदम तुरंत कर ली, इमीडिएटली कर ली। इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब हो गया इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन अपने पास आया, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या था, गो टू द डॉग्स का मतलब होता है वेस्टफुल, बर्बाद, यानी कुत्तों की तरफ जाना। अब एक तरफ तो होता है अपने, जैसे ये कोई सही, ठीक है, अपने कोई भी जानवर ले लो अच्छा जो सही हो, जिसका नेचर डॉल्फिन हो ये समझ लो आप, ठीक है, तो एक तरफ कुत्ते हो, तो एक तरफ कुत्ते की ओर जाएंगे यानी अपन बर्बाद होने की ओर जा रहे हैं, रुइन, यानी ऐसा तो नहीं कह सकते, जैसे कि अभी जो मूवी बनी है वो डॉग लवर के लिए, वो बहुत ही अच्छी मूवी बनी है चार्ली करके साउथ में, पर जैसे कि याद कैसे करना, जैसे कि आपने किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई होती है उसमें आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति कोई भी बंदा कह देता है कि तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत मारूंगा यानी बहुत बुरी मौत मारूंगा, तो ये व्यक्ति कुत्ते की तरफ जा रहा है, यानी बर्बाद ही हो रहा है, रुइन, बर्बाद हो रहा है, ठीक है। रुइन का मैंने पिछले वाले में जो बताया, टू एंड इन स्मोक, यानी स्मोक करने के एंडिंग में क्या होता है, व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, तो वेस्टफुल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कुत्तों की तरफ जाता है, तो ठीक है, इसका मतलब हो गया बर्बाद हो जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन आया अपने पास, गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर, पुष्पा मूवी किसने देखी है, अगर पुष्पा मूवी जिसने भी देखी है वो ये चीज आराम से कर देगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, पुष्पा क्या कहता है, फ्लावर नहीं मैं फायर हूं मैं, यानी वो व्यक्ति उस मूवी में आपने देखा होगा किसी भी रिस्क से गुजर सकता है, वो व्यक्ति हर रिस्क लेने को तैयार होता है उसमें पुष्पा। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी आग अग्नि जल हल कहां से भी उसको निकाल दो, वो बंदा निकल जाएगा, गो थ्रू एनी रिस्क, कोई भी रिस्क लेने को वो तैयार है, ठीक है। तो 31 का ये हो गया, गो थ्रू एनी रिस्क। इन अ नटशेल, अब नटशेल आपने देखी होगी, नट्स तो होते छोटे छोटे होते हैं, तो अब छोटे छोटे रहते हैं, यानी कोई बड़ी चीज है वो छोटी चीज में आ गई, यानी वो एकदम संक्षिप्त हो गई, ब्रीफ हो गई, कंसाइज होगी, संक्षिप्त होना, ठीक है। इसका मतलब होता है संक्षिप्त होना, यानी ब्रीफ होना। तो 32 यानी होगी संक्षिप्त, ब्रीफ यानी भी छोटा होना, कंसाइज यानी भी छोटा होना, और क्या कहते हैं GIST, जिस्ट यानी भी छोटा होना, ठीक है। समरी, SUMMARY, समरी यानी भी होता है छोटा होना, ठीक है। 33 वाली इडियम्स अपने पास आई है, मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन यानी होता है स्वर्ग, ठीक है, हेवन एंड अर्थ, अर्थ होगा, यानी स्वर्ग जो होता है वो आकाश में होता है, वो हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग है वो आकाश में होता है, अर्थ है वो अपन अर्थ पे, पृथ्वी पे ही रहना है, तो यानी हर जगह घूम जाना, स्वर्ग में भी घूम जाना, अर्थ में भी घूम जाना, यानी क्या कह सकता है, अपन क्या कह सकते हैं इसको याद करने के लिए, यानी वो व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो उसने किया, ठीक है। तो टू डू एवरीथिंग यू कैन, तुमने क्या किया, जो तुम सारा कर सकते थे वो तुमने किया। तो टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है टू डू एवरीथिंग यू कैन, तुमने वो सब किया जो तुम कर सकते थे, ठीक है। तो 33 का मतलब वो हो गया। 34, अ चिकन एंड एग सिचुएशन। अ चिकन एंड एग सिचुएशन का मतलब क्या था, ठीक है, आगे कुआ पीछे खाई, यूं भी कह सकते हैं। उसके बाद अपन जैसे कह सकते हैं कि अपने पास दो पकवान पड़े, अपन जैसे कि नॉन वेजिटेरियन है वो व्यक्ति, उसके लिए कह सकते हैं, एक तरफ उसके लिए चिकन है, एक तरफ उसके लिए एग है, और नॉन वेजिटेरियन भी और वेज भी उसे अच्छा लगता है, अंडे भी उसे अच्छे लगते हैं, चिकन भी अच्छा लगता है। अब वो इम्पॉसिबल, यानी उसके लिए डिसाइड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या खाऊं, अंडे खाऊं या चिकन खाऊं। तो चिकन एंड एग सिचुएशन का मतलब हो गया इम्पॉसिबल टू डिसाइड, किसी चीज को डिसाइड यानी इम्पॉसिबल होना, किसी चीज को डिसाइड करना कैसा होना, इम्पॉसिबल होना। तो ये वाली जो इडियम्स है वो 34 तक इडियम्स हो गई है। जो अपनी नेक्स्ट इडियम्स है वो अगली स्लाइड में करवाएंगे, आप जरूर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि आपको इसकी जो पीडीएफ है, जो अपने मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनली नंबर डाल दूंगा, आप एक बार मुझे उस पर मैसेज पिंग कर दीजिएगा,
मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। और अगर आपको प्रीवियस जो भी क्लासेस हुई है उसकी सारी पीडीएफ्स चाहिए या उसके सारे पिक्चर्स चाहिए आपको लिखने के लिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर अपनी जो नेक्स्ट ईडीएम्स है वो आपको अगली स्लाइड में मैं करवा देता हूँ। तो आपने जो प्रीवियस स्लाइड होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में अब आगे की जो इडियम्स है इंपॉर्टेंट्स वो करेंगे। तो जैसे कि अपने पास 35 नंबर की जो इडियम्स आई है वो आई है टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने किक मूवी किसी ने देखी हो जो सलमान खान की, तो जब वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास पैसे मांगने जाता है तो तब उसे वो 100 की नोट पकड़ाता है। फिर सलमान खान उस बात को अंदर ले लेता है और फिर क्या बहुत ही ज्यादा सक्सेस होने के बाद उससे बदला लेने के बाद वही 100 की नोट उसे वापस देता है, यानी उससे क्या ले लेता है, वो बदला लेता है। टू रिटेलिएट यानी बदला लेना, ठीक है। इसका मतलब हो गया बदला लेना। इसका मतलब हो गया बदला लेना, यानी 35 का आंसर ये हो गया टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन टू रिटेलिएट, बदला लेना, ठीक है। 36 टू वर्शिप द राइजिंग सन। अब ये क्या होता है, टू वर्शिप द राइजिंग सन यानी उगते हुए सूरज को नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार हर कोई करता है। अब सूर्य नमस्कार कैसे व्यक्तियों को किया जाता है, कुछ सम्मान हो उनको ही नमस्कार किया जाता है। जैसे कि अपन गांव में निकलते हैं बाइक वगैरह कुछ भी लेके, तो अब अपन किसके सामने झुकते हैं, अपन को कुछ आगे मिलता है, सम्मान करने लायक व्यक्ति है उसके सामने ही झुकते हैं। टू वर्शिप द राइजिंग सन का मतलब है टू ऑनर द प्रोमिसिंग पीपल, यानी सम्मानजनक व्यक्तियों के सामने नमस्कार करना, ठीक है। तो 36 का ये हो गया। आराम से, कुछ ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं, आराम से एकदम इजीली मेरे मेथड में समझा रहा हूँ। इसको आप ऐसे ही याद करो तो आपके बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 37 पॉइंट द राउट टाउन रेट, पॉइंट द टाउन रेट। अब जैसे कि अपन यूं कहेंगे कि यूं ही कह देंगे कि अपने जैसे कोई एग्जाम का अपने फॉर्म की भरा है, उस एग्जाम में अपन सिलेक्ट हो गए, उसके बाद जैसे कि अपन ने यूं कहा होगा कि यार मेरे तो सिलेक्शन हो गया तो मैं तो पूरा कस्बा रंगवा दूंगा यूं। तो बस ये मतलब वही है पॉइंट द टाउन रेट, पूरा कस्बा रंगवा देना, यानी टू सेलिब्रेट नॉइजली, यानी बहुत ही जोरों शोरों से जश्न मनाना, ठीक है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीतती है, तो अपन कैसे एकदम पॉइंट द टाउन रेट एकदम जश्न मनाते हैं बहुत ही ज्यादा जोरों से। इसका मतलब ये हो गया 37 का हो गया। पॉइंट द टाउन रेट का मतलब हो गया टू सेलिब्रेट नॉइजली, ठीक है। 38 आया अपने पास आइवरी टावर। आइवरी टावर को कैसे याद करना, एक आपने देखा होगा कि टू कैसल इन एयर, यानी जो रेत में होते हैं वो मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, किले बनाना, तो वो किसके समान होता है, वो होता है यानी ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, ठीक है। आइवरी टावर यानी भी इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इमेज ही नहीं है दूसरी, वो सच्चाई नहीं है। आइवरी टावर जो है वो सच्चाई नहीं है, वो है काल्पनिक संसार। ये हो गया काल्पनिक संसार, ठीक है। तो 38 का हो गया आइवरी टावर का इमेजिनरी वर्ल्ड, काल्पनिक संसार। 39, 39, ठीक है। 39 आया अपने पास टेक समवन बाय स्टॉर्म। टेक समवन बाय स्टॉर्म यानी किसी की जिंदगी में तूफान ला के खड़ा रख देना। स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान, ठीक है। टू सरप्राइज समवन यानी किसी की जिंदगी में अपन तूफान ला के खड़ा कर देते हैं, यानी उसको अचानक एकदम सरप्राइज दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन का बाहर गए हो और अपन ने घर पे बताया नहीं हो, फिर वहां से एकदम अचानक आ जाए, अपन अचानक आ जाए, घर वाले सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था अपन आने वाले हैं। तो इसका मतलब हो गया टू सरप्राइज समवन, यानी अचानक से किसी को आश्चर्यचकित कर देना। 39 का हो गया आश्चर्यचकित करना, ठीक है। 40 अपने पास आया इन द ब्लूज। अब इसको सीधा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द ब्लूज यानी होता है डिप्रेस्ड, ठीक है, निराश, इन द ब्लूज। तो जैसे कि जब भी अपन परेशान हो तो इस सेंटेंस का अपन यूज कर सकते हैं आई एम इन द ब्लूज, ठीक है। अब इजीली तो यही पड़ेगा आई एम डिप्रेस्ड, पर अगर किसी को समझाना नहीं हो और एकदम सही लगना चाहिए, हाँ व्यक्ति ने इंग्लिश बोली है, तो आई एम इन द ब्लूज कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया 40 वाला अपने पास। 41 अपने पास आया जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। अब बीजेपी के लिए जेंटलमैन एट लार्ज कौन थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे। वो बीजेपी में थे, छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तो वो जेंटलमैन एट लार्ज थे, यानी एन अनरिलायबल पर्सन, यानी
धोखेबाज व्यक्ति कह सकते हैं, या जिस पर विश्वास नहीं किया जाता उस टाइप के व्यक्ति। तो ये हो गया 41 अपने पास। 42 गिल्ड अप वंस लोयंस। लोयंस यानी कमर, ठीक है। गिल्ड अप यानी कमर कस लेना, इसका मतलब है कमर कस लेना। जैसे कमर कब कसते हैं अपन, जैसे कि ये पता अपन को हार्ड वर्क करना अपन को आगे, तो अपन कमर कस लेंगे टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। जब अपन हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा कठिन मेहनत करेंगे, तब अपन कमर कस लेंगे। तो ये हो गया कमर कसना, यानी गिल्ड अप वंस लोयंस का मतलब हो गया टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। 43 है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसको भी सीधा याद कर लो। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो गया अ सडन चेंज, यानी अचानक से किया हुआ बदलाव, ठीक है। अचानक जो बदलाव होता है वो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब हो गया अचानक किया हुआ बदलाव, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो गया। 44 अपने पास आया क्राई इन द वाइल्डरनेस, यानी व्यर्थ में जोरों शोरों जंगलियों की तरह चिल्लाना। व्यर्थ में चिल्लाना, क्राई यानी चिल्लाना, वाइल्डरनेस यानी जंगलियों की तरह। व्यर्थ में जंगलियों की तरह से चिल्लाते हैं अपन, यानी अनपॉपुलर ओपिनियन होता है। जैसे कि कहाँ पर कुछ मीटिंग हो रही है और वहां पर अपन जैसे जंगलियों की तरह चिल्ला रहे, तो अपना ओपिनियन कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा अपना ओपिनियन, कह देंगे ये तो जंगलियों की तरह चिल्ला रहा है, इसका ओपिनियन सुन के क्या मतलब है। तो क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब क्या हो गया? अनपॉपुलर ओपिनियन, यानी व्यर्थ में चिल्लाना या अलोकप्रिय सुझाव, ठीक है। इसका मतलब हो गया अलोकप्रिय सुझाव 44 का। 45 अपने पास है ऑन द ब्रिंक ऑफ, यानी कोई व्यक्ति अपने यानी जैसे कि कह सकते हैं अपन की, जैसे किसी की कंपनी डूबने के कगार पर होती है, किसी की एकदम कुछ ऐसी अवस्था मान लेते हैं अपन। तो जैसे कि अपनी कंपनी ऑन द ब्रिंक ऑफ पर हो, यानी अपनी कंपनी है जो बी नियर है, यानी किसके बी नियर है? डूबने के बी नियर है, ठीक है। तो टू बी नियर टू यानी हो गया कगार पर होना, ठीक है। इसका मतलब होता है कगार पर होना, कगार पर होना, ठीक है। ये हो गया 45। 46 इंडियन एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर इडियम्स है 46 वाला। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, यानी ड्रैगन होते थे, आपने जैसे पहले सुना हो, ड्रैगन्स मूवियों में भी देखा हो आपने। ड्रैगन ड्रैगन के दांत कैसे होते हैं? ड्रैगन के दांत कैसे होते हैं? वो सेम एक्शन करते हैं। जैसे कि आपने इस ड्रैगन के भी दांत देख लिए, उस ड्रैगन को भी देख लिया, सब ड्रैगन को देख, तो सारे ड्रैगन होते हैं वो सेम एक्शन ही करेंगे। ऐसा नहीं है ये ड्रैगन कोई दूसरा काम कर रहा, वो ड्रैगन कोई दूसरा काम कर रहा। तो सारे भी जो ड्रैगन है, अपन ड्रैगन्स के टीथ को देखेंगे वो सारे सेम ही दिखेंगे अपन को, तो यानी टू सेम टेक एक्शन, ठीक है। टू टेक सेम एक्शन यानी वो सारे सेम एक्शन करेंगे। 47 अपने पास है गो डच। अब जैसे कि डच आए थे जब इंडिया में, तो अपन कह सकते हैं सेकंड नंबर पे आए थे डच, फर्स्ट पे आए थे पुर्तगीज एंड सेकंड पे आए थे डच, ठीक है। तो डच आए थे तो उन्होंने क्या करी थी, अपने जो वेतन था वो उन्होंने बांट दिया था, डिवाइड द कोस्ट, तो उन्होंने, हालांकि जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल वाली, पर जो कोस्ट थी, पैसे थे, वो उन्होंने बांट दिए थे डचों ने। यूं याद करने के लिए यूं कर लो कि डच आए और पैसे बांट दिए। तो गो डच यानी होता है डिवाइड द कोस्ट, कोस्ट को बांट देना। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज फिस्टेड मैन यानी जैसे कि अपन कह सकते हैं जो क्लोज फिस्टेड है, ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्लोज फिस्टेड है, यानी वो बहुत ही ज्यादा कंजूस है। कंजूस व्यक्ति को अपन क्लोज फिस्टेड कह सकते हैं। अपना दोस्त हो कोई भी हो, यार यू आर क्लोज फिस्टेड मैन, यूं कह सकते हैं अपन, ठीक है। भाई तू कंजूस है, ठीक है, उसको पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा अपना। तो माइजर मैन होता है, उसका मतलब स्टिंजी होता है, स्टिंजी, STNGY, स्टिंजी यानी भी होता है कंजूस, ठीक है। स्टिंजी यानी भी होता है कंजूस। तो ये 48 वाली जो इडियम्स है वो भी अपने हो गई। तो देख लेना आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और मैंने आपको PDF प्रोवाइड करने का भी बताया, तो एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और इडियम्स करवाता हूँ, ठीक है। तो जो आपने जो प्रीवियस स्लाइड होगी उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में आगे की जो इम्पोर्टेंट इडियम्स है वो देखते हैं। तो फर्स्ट इडियम्स अपने पास 49 वाली जो आई है, इन द एग। इन द एग का मतलब क्या? जैसे कि अपन किसी से बहस हो जाती है, किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह अपना किससे हो जाता है, तो अगर वो छोटा होता है अपने सामने, तो अपन क्या कहते हैं, अभी तू चूजे से बाहर नहीं निकला है, ठीक है, यानी तू अभी अंडे में ही है, चूजे से अभी तू बाहर नहीं निकला, यानी तू इन एन अर्ली स्टेज में, अभी तू चरम सी यानी चरम सीमा, सॉरी, अभी तू प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है।
इन एन अर्ली स्टेज का मतलब हो गया इन एन अर्ली स्टेज हो गया, यानी वो अभी प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, यानी प्रारंभिक अवस्था में होना। ठीक, ये 49 अपने पास कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन आया, कट इट ऑन। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, दूसरे में आके उसने बीच में कट कर दिया। कट कर दिया यानी उसने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, अंदर इंटरफेयर करना, ठीक है, जिसे मेडल भी कहते हैं, MEDDLE, मेडल यानी होता है इंटरफेयर, INTERFFERE, इंटरफेयर करना, ठीक है, यानी हस्तक्षेप करना। इसका मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, यानी कट इट ऑन। आप किसी से बात कर रहे हो, बीच में आके किसने कट कर लिया, यानी उसने इंटरप्ट कर लिया, मेडल कर लिया, इंटरफेयर कर लिया। इंटरफेयर में सुनिए एक ही आएगा, इंटरफेयर, इंटरफेयर करना, ठीक है, इंटरफेयर ये हो गया। इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप करना, ये हो गया 50 वाला क्वेश्चन अपने पास। 51, बी इन हिज बोनेट, यानी क्या कहेंगे, बी इन हिज बोनेट, इसको आप सीधा याद कर लो, जैसे कि मधुमक्खी होती है, अपने जो मधुमक्खी के छत्ते में होती है, तो वो रहते 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 उस अवस्था से क्या हो जाती है, ऑब्सेस्ड हो जाती है। ऑब्सेस्ड यानी पूरा भर जाना, उस अवस्था से पूरा भर जाना। ये जैसे कहते हैं मैं ये काम करते करते ऑब्सेस्ड हो गया, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो गया, यानी उस काम को करते करते मैं पूरा हो गया, अब मुझे उस काम में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, ठीक है, यानी वो कैसा, पूरा किसी भी फील्ड में वो व्यक्ति ऑब्सेस्ड होता है, यानी किसी फील्ड से वो भर गया होता है। तो बी इन इज बोनेट का मतलब हो गया इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, ठीक है। व्हेन पिग्स फ्लाई, अब ये क्या मतलब, जब सुअर उड़ेंगे, ऐसा समय तो कभी आएगा ही नहीं, पिग्स यानी होता सुअर, जब सुअर उड़ेंगे क्या ऐसा टाइम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी ये किस टाइम की बात कर रहा है, टाइम दैट विल नेवर कम, ऐसे टाइम की बात हो रही है इसमें कि वो टाइम कभी भी आने वाला नहीं है। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब हो गया टाइम दैट विल नेवर कम, ठीक है। 53 अपने पास आया, स्टिल समवन्स थंडर, ये मैंने आपको प्रीवियस के जो सेशन है उसमें करवा रखा आराम से, कि जैसे कि स्टिल समवन्स थंडर, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में उनकी दरगाह है, यानी ये कहते हैं, विचारधारा एक मानते हैं कि वो महादेव की पूजा करते थे, और वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिवलिंग भी है, यूं भी कहते हैं, ऐसी एक विचारधारा। तो वो जो थे वो शिव जी की तपस्या करते थे। उन्होंने क्या हुआ कि जब शिव जी प्रसन्न हुए, भोले महाराज तो बहुत ही भोले हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो गए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वरदान मांगा कि काम, यानी उन्होंने कहा महादेव ने, भोलेनाथ ने, कि क्या वरदान चाहिए तुझे। उन्होंने क्या कहा कि काम तू करेगा और नाम मेरा होगा, तो टू टेक क्रेडिट ऑफ समथिंग विच समवन एल्स डिड, यानी किसी और के द्वारा किया गया काम पर उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर कोई भी विनती करता, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पर काम कौन करेगा, महादेव भोले करेंगे, और नाम किसका आएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आएगा। ये भी उनका फल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इतनी उनकी प्रार्थना करी, इतनी विनती करी, तब उन्हें ये मिला, तब उनका यह नाम हुआ, ठीक है। तो टू टेक क्रेडिट ऑफ समथिंग विच समवन एल्स डिड, तो 53 का ये हो गया। 54, पुट द बिल ऑन इन अ कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, पुट द बिल इन अ कोल्ड स्टोरेज का मतलब है, आपको ये पता हो कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, कौन सी, वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर में क्या होता है कि कोई भी जैसे कि उससे रूल्स जो पास करवाता है, तो वो अपनी, यानी एक उसके पास पावर होती है, उसमें वो बिल रख के वो भूल जाता है, भूल जाने का नाटक करता है, उसने वीटो पावर लगा दिया वहां पे, ठीक है, उसको वो पास नहीं करेगा। तो ये सबसे पहले किसने यानी यूज करा था, ये करा था ज्ञानी जैल सिंह करके, जो अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो अपने पोस्टमैन थी उसके ऊपर जो अलग चेंजमेंट किए जा रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने वीटो पावर लगा दिया था। जब इनके पास ये जब ऑर्डर आया था, तब इन्होंने वीटो पावर का फर्स्ट बार यूज किया था, किसने, ज्ञानी जैन सिंह। तो पुट द बिल इन कोल्ड स्टोरेज, यानी बिल को कोल्ड स्टोरेज में रख देना, वीटो में डाल दिया, यानी पोस्टपोन द बिल, यानी स्थगित कर लिया उसको, ठीक है। अब उसका जिक्र कभी आगे जिंदगी में नहीं होगा, हाँ कोई अलग प्रेसिडेंट हो तब नहीं लगे तो वो बात अलग है। 54 हो गया। 55, लॉव्स एंड फिशेस, यानी पत्तियां एंड मछलियां, तो वो कैसा है, मटेरियल गेन है,
जैसे कि शार्क रहती है समुद्र में, तो पत्तियां और जो अंदर लॉब्स होती है उनके लिए, और फिशेज होती है वो कैसा मटेरियल ज्ञान है, उनके लिए पदार्थ है, खाने का पदार्थ है, तो ये मटेरियल सोर्स हो गया उनके लिए। ठीक है। 56 अपने पास आया अ हंकी डोरी सिचुएशन। हंकी डोरी सिचुएशन, गांव, इससे बेस्ट एग्जांपल है नहीं, विलेज है वो हंकी डोरी सिचुएशन है। देयर आर नो प्रॉब्लम्स, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाँव में, और पीपल जो है वो कैसे एकदम हैप्पी, आराम से मजे की जिंदगी गाँव में जीते हैं। तो हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब हो गया देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, यानी लोग खुश है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है, अपन नहीं कहते कि झगड़े की फसाद यही है, झगड़े की जो जड़ है वो यही है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है कॉज ऑफ कारण, यानी झगड़े का जो कारण है वो यही है, झगड़े का जो कारण है वो यही है। तो इसका मतलब होता है झगड़े का कारण। तो ये हो गया 57। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण। 58 आया एप्पल पाई ऑर्डर। आप दुकानों में वगैरह गए होंगे जब सेब खरीदने या एप्पल खरीदने, तब आपने देखा होगा कि जो एप्पल होते हैं वो एकदम ऑर्डर में बहुत ही अच्छे जमे होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है वो एकदम परफेक्ट ऑर्डर होता है। आपने देखो एक जैसे फर्स्ट में ज्यादा आ गए, उसके जस्ट ऊपर थोड़े कम, उसके जस्ट ऊपर थोड़े कम, और ऐसे एक ट्रायंगुलर शेप बनी जाती है, तो वो एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं। ठीक है। तो एप्पल पाई ऑर्डर यानी हो गया परफेक्ट ऑर्डर, एकदम व्यवस्थित क्रम में जमना। किसे? व्यवस्थित क्रम में जमना, एकदम व्यवस्थित क्रम में जमना हो गया। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हो गया फेवरेट मैन, यानी आंख का तारा, मेरा दुलारा। ये इसका मतलब हो गया एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब फेवरेट मैन, आंख का तारा, बहुत ही प्यारा। ठीक है। तो 59 का हो गया आंख का तारा बहुत ही प्यारा, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा यानी वो उसको बहुत ही प्यारा है। 60 डॉग इन द मैंगर। मैंगर जैसे कि आपने किसने भैंसों का तबेला देखा हो, तो उसमें जैसे भैंसे पालते हैं, तो मैंगर क्या होता है, उसमें उनकी घास डालते हैं खाने के लिए भैंसों की। ठीक है। तो अब उसमें जाके डॉग बैठ गया, अब उसका तो काम है ही नहीं डॉग का, वहां पे ना वो घास खा सकता है, ना वो वहां पे जाके उसको बैठने का मतलब है। डॉग इन द मैंगर, यानी डॉग भी वहां जाके मैंगर में बैठ गया, इसका मतलब क्या होगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को रोकता है एंजॉय करने से और खुद भी नहीं लेता है। अब डॉग का तो वहां पे एंजॉय लेने का मतलब ही नहीं है, पर उन भैंसों को भी वो घास खानी है तो वो उसको भी रोक रहा है। तो ये एक याद करवाने के लिए ट्रिक थी, डॉग इन द मैंगर यानी अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग एंड यूजलेस टू हिमसेल्फ, यानी खुद भी नहीं लेता है एंजॉय और दूसरों को भी नहीं लेने देता है एंजॉय। तो इसका मतलब ये हो गया 60 वाला जो है वो हो गया डॉग इन द मैंगर, यानी अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ। तो ये वाली जो 60 तक इडियम्स है अपने 60 तक सारी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं और इडियम्स करवाने वाला हूँ, तो इस इडियम्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी जैसे कि आपको क्लास में आगे बता रखा है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो प्रीवियस स्लाइड होगी उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स करने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। फर्स्ट वाली इडियम अपने पास आई है बाय अ लेमन, यानी नींबू खरीदना। भेजा उसको कुछ और लेने और खरीद के ले आया नींबू, तो अब वो नींबू उसके लिए कैसा हो गया, यूजलेस हो गया। बाय सम यूजलेस, ऐसा खरीद के आना जो यूजलेस है, उसका काम का नहीं है। तो बाय अ लेमन यानी हो गया बाय सम यूजलेस। ठीक है। हैव अ ग्रीन फिंगर्स। ठीक है। अब क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के हाथ से पौधे अच्छे उगते हैं, जैसे कि मैं मेरी एग्जांपल लो तो मेरी माँ के हाथ से पौधे बहुत ही अच्छे उगते हैं। तो माय मदर्स हैव ग्रीन फिंगर्स, यानी मेरी माताजी के पास ऐसे स्किल्ड है या ऐसी उनके पास एबिलिटी है कि ग्रोइंग प्लांट्स बहुत जल्दी उग जाते हैं, उनके हाथ से जो प्लांट्स है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी उग जाते हैं। तो हैव ग्रीन फिंगर्स का मतलब हो गया स्किल्ड एट ग्रोइंग प्लांट्स, यानी पौधों के उगने की कला। ठीक है। 63 अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया व्यक्ति। ठीक है। यानी जिसे नोवाइस भी कहते हैं, टायरो भी कहते हैं, CALLO कैलो, यानी होता है नौसिखिया, यानी ये सारे इसके सिनोनिम्स है। तो अ ग्रीन हॉर्न आके आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, सारे ध्यान रखना है। और ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस नोवाइस टायरो कैलो, यानी नौसिखिया।
तो ये हो गया नो से क्या से रिलेटेड। 64 अपने पास है ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जैसे कि अपन ने घास लगाई है, ठीक है, अपन जैसे दो भाई है, अपन ने घास लगाई है, घास लगाई है घर पे, तो अपन दूसरी साइड क्या सोच रहे हैं कि यार उधर भी अच्छा हो जाए तो बढ़िया है, तो अपन क्या सोचेंगे, टू थिंक अदर्स इन बेटर सिचुएशन, अपन दूसरों का भी अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे। तो ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, यानी टू थिंक अदर्स इन बेटर सिचुएशन, हर सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन है उसमें दूसरों का हमेशा भला ही सोचना। तो इसका मतलब हो गया भला सोचना, अच्छा सोचना। गिव अ वाइट बर्ड, यानी गिव अ वाइट बर्ड का मतलब हो गया वाइट यानी ऐसे लंबी भुजाएं अपने फैला देना, यानी किससे बचना, अवॉइड होना, ठीक है। इसका मतलब होता है किससे बचना, जिसे रिफ्रेन भी कहते हैं, ठीक है, जिसे एब्सटेन भी कहते हैं। ये हो गया बचने से रिलेटेड। गिव अ वाइट बर्ड का मतलब हो गया किसी से बचना, अवॉइड होना, रिफ्रेन होना, एब्सटेन होना, किसी से बचना। तो ये हो गया 65 गिव अ वाइट बर्ड यानी अवॉइड, रिफ्रेन, एब्सटेन, बचना। 66 अपने पास है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, हिट द नेल ऑन। पबजी गेम खेलते हैं, पबजी गेम में जैसे कि हेडशॉट लगता है, हेडशॉट लगता है तो एकदम सही डायरेक्शन में लगता है, एकदम हेड पे बराबर लगता है, टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है, यानी ऐसे टाइम पर वो थिंक करना कि वो सही सही टाइम पर सही काम करना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी सही सही टाइम पर सही कार्य करना। जैसे कि पबजी खेलते हैं और अपने सामने जो जो रहता है, जो उसमें सामने का जो ओपोनेंट रहता है वो आ जाता है अपने सामने, तो अपन एकदम सही टाइम में उसको सही शूट कर देते हैं। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। ठीक। 67 लीप इन द डार्क, अब इसको याद कर लो सीधा, जैसे भी लीप इन द डार्क यानी टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, डेलिबरेटली यानी होता है जानबूझकर, ठीक है, इसका मतलब होता है जानबूझकर। तो यानी लिप इन द डार्क का मतलब होता है टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर कोई भी रिस्क अपने ऊपर लेना। लिप इन द डार्क का मतलब ये हो गया। 68 लॉर्ड ऑफ द गार्डन पार्क, लॉर्ड ऑफ द गार्डन पार्क, ठीक है। तो अपन इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अब भारत को जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, तो जो अपने महमूद गजनवी था उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो अपना सारा गार्डन पार्क था, अपना जो सारा सोना था, जो गार्डन पार्क जो यानी गार्डन पार्क कह सकते, गार्डन यानी तो बगीचा होता, बगीचों का पार्क, पर वो सोने से भरा हुआ था वो सारा, तो वो सारा ले गया कैसे, धोखा दे देकर वो सारा ले गया। तो लॉर्ड ऑफ गार्डन पार्क का मतलब हो गया चीट समवन, यानी किसी को धोखा देना, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द गार्डन पार्क का मतलब हो गया किसी को धोखा देना। 69 लॉस्ट इन द क्लाउड्स, यानी लॉस्ट इन द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है, बादलों में गुम जाना, बादलों में गुम जाना यानी कंफ्यूज हो जाना, यानी जैसे कि अपन बादल ऊपर आकाश में गए, अपन घूम गए बादलों में, पता ही नहीं चल रहा अपन को कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो कंफ्यूज हो गए, बफल्ड हो गए, रेफल्ड हो गए, परप्लेक्स्ड हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, वो सारे इसके सिनोनिम्स है। आपको कुछ भी मिल सकता है, कंफ्यूज मिल सकता है आपको, उसके बाद बेफल मिल सकता है आपको, बेफल्ड मिल सकता है, उसके बाद आपको पजल्ड मिल सकता है, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मिल सकता है आपको। तो ये सारे कंफ्यूज से यानी पेचीदा होना, ठीक है, किसी चीज का पेचीदा होना। तो लॉस्ट इन द क्लाउड से पेचीदा होना, कंफ्यूज होना, बेफल्ड होना, पजल्ड होना, कॉम्प्लेक्स होना, रफल्ड होना, और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो 69 हो गया अपने। 70 वाली अपने पास है आउट ऑफ द शॉर्ट्स, ठीक है। अब आउट ऑफ द शॉर्ट्स हो गया, मैं आउट ऑफ द शॉर्ट्स यानी बीमार हो गया, ठीक है। तो आउट ऑफ द शॉर्ट्स यानी जैसे कि कहाँ गए थे अपन, तो मैं यानी वहां पर ट्रैवल करके आ गया, उसके बाद में क्या हो गया, आउट ऑफ द शॉर्ट्स हो गया, यानी उसके बाद मैं बीमार हो गया। टू बी अनवेल यानी बीमार होना, ठीक है, इसका मतलब हो गया बीमार, इसका मतलब हो गया बीमार होना। आउट ऑफ द शॉर्ट्स यानी टू बी अनवेल, बीमार होना। आउट एंड आउट, ठीक है। तो क्रिकेट देखते हैं, आउट एंड आउट कर दिया इस व्यक्ति ने तो इसको, यानी पूरा कंप्लीटली खत्म, यानी सारी की टीम ऑल आउट हो गई, यूं कहते हैं ना अपन, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, यानी कंप्लीटली टीम आउट हो गई। आउट एंड आउट यानी ऑल आउट समझ लो, आउट एंड आउट का मतलब क्या हो गया, ऑल आउट हो गया। तो पूरी जो टीम है वो क्या हो गई, आउट एंड आउट हो गई, यानी कंप्लीटली आउट हो गई, यानी पूर्ण रूप से वो टीम है वो ऑल आउट हो गई, ठीक है। तो 71 का आउट एंड आउट का कंप्लीटली हो गया। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स यानी होता है जंगल, वुड यानी लकड़ी, पर उसके आगे अगर एस लग जाता है तो वुड से यानी हो जाता है जंगल, यानी जंगल से बाहर निकलना।
अगर आप अमेजन जैसे जंगल में फंस गए हो, अमेजन के जंगल में आपको पता है एनाकोंडा पाया जाता है जो दुनिया का सबसे लंबा सांप है, बड़ा सांप है। तो अमेजन के जंगलों में फंस गए आप, उसके बाद आप निकल गए आउट ऑफ द वुड्स, यानी जंगल से आप बाहर निकल गए, यानी आउट ऑफ डेंजर, खतरे से आप क्या हो गए, बाहर हो गए। खतरे से, खतरे से बाहर होना, ठीक है, इसका मतलब हो गया खतरे से बाहर हो गए आप, ठीक है। 72 आउट ऑफ द वुड्स यानी हो गया आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर होना। 73 डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब किसी को डाउन नीचा कर देना और उसके बाद उसको निकाल देना, आउट कर देना, ठीक है। तो उसको पहले नीचा कर दिया, यानी उसको गरीब कर दिया, उसके पास पैसे थे, अपन ने उसको नीचा कर दिया, गरीब कर दिया, और उसके बाद बर्बाद करके उसको निकाल दिया, ठीक है। तो पुअर एंड रून हो जाएगा, पुअर एंड रून यानी बर्बाद हो जाना, ठीक है। तो डाउन एंड आउट का मतलब हो गया पुअर एंड रून। याद कैसे करवाया था, किसी को पहले तो अपन ने नीचा किया, गरीब कर दिया, उसके बाद निकाल दिया, यानी बर्बाद करके निकाल दिया, निकल चला, तेरा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पुअर एंड रून। 74 पास द बक, ठीक है। अब अपन फ्रेंड्स का गए होते हैं, अपन से कुछ गलती हो जाती है, तो अपन को पूछा गलती किसकी थी, अपन इसकी तरफ पास करेंगे, इसकी गलती थी मेरी नहीं है। वो उसकी तरफ पास करे, इसकी गलती थी मेरी नहीं है, वो उसकी तरफ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पर ब्लेम लगाएंगे, ठीक है। टू ब्लेम ईच अदर, पास द बक यानी अपन पास करते हैं, जो भी जो अपने से कुछ भी गलती हुई है, कुछ भी ब्लेम हुआ अपने से, वो अपन पास करते हैं। पास द बक हो गया टू ब्लेम ईच अदर, यानी गलतियों को, यानी टू ब्लेम ईच अदर, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना। 75 प्ले द गैलरी, ठीक है। ये जो काम है वो कौन करते हैं, नेता करते हैं। नेता लोग ये काम अधिकतर ज्यादा करते ही हैं, फिक्स है, 90% तो नेता करेंगे, इस 10% जो मानते हैं उनको सही मान ले चलो। टू गेन चीप पॉपुलरिटी, यानी वो जो है अलोकप्रियता करते हैं, कि काम तो यानी जैसे कि करते हैं थोड़ा और बताते बहुत ज्यादा है, तो टू गेन चीप पॉपुलरिटी यानी एकदम जो चीप यानी सस्ते लेवल की पॉपुलरिटी वो करते हैं, ठीक है। 75 वाली हो गई, तो 75 इडियम्स हो गई अपनी। अब जैसे कि इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नेक्स्ट स्लाइड में आपको 15 इडियम्स और मैं करवाऊंगा, ठीक। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपने जो प्रीवियस स्लाइड होगी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जरूर। तो अब जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अपन 90 के पास पहुंच जाएंगे और फिर अपन एंड कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स रहेगी आपके, जो मैंने आज करवाई है। तो एक बार आप इसे जरूर इस क्लास को देखना और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। तो 76 नंबर की इडियम आपके पास आई है, स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब क्या था, अवॉइड करना, किसी को नकारना, किसी को नकारना, ठीक है। क्लियर यानी होता साफ, मैं साफ साफ तेरे को कह देता हूँ मैं तेरे को नकार रहा हूँ, यानी मैं तेरे को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं तुझे नकार रहा हूँ, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको, स्टेव ऑफ। इसका मतलब होता है नकारना, स्टीर क्लियर ऑफ, अवॉइड, स्टेव ऑफ, नकारना, ठीक है। 77 राइज टू द अकेजन। राइज टू द अकेजन, अकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर, राइज यानी उदय होना, नए नए अवसरों का उदय होना। इसका मतलब क्या है, आपको नए नए चैलेंज मिलेंगे, नए नए अवसर उत्पन्न होंगे, यानी आपको नए नए चैलेंज मिलेंगे, नए नए चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा, तो फेस चैलेंज हो जाएगा। राइज टू द ओकेजन यानी फेस चैलेंज, ठीक है। नए नए अवसर मिलना है, यानी आपको नए नए चुनौती मिलेगी, चुनौती को आपको फेस करना पड़ेगा। 78 पुट अ स्पोक इन द व्हील। जैसे कि किसी का व्हील है, व्हील में आपने क्या कर दिया, पुट अ स्पोक इन द व्हील्स, यानी ठीक है, किसी का कुछ प्लान बन रहा है, उसमें जाके आपने स्पोक पे बीच पे जाके बोल दिया, तो आपने उसके प्लान को क्या कर दिया, आपने उसको बिगाड़ दिया, स्पॉइल कर दिया उसके प्लान को, ठीक है। उनका प्लान बन रहा था, उनके जो प्लान बन रहा था उसमें जाके आपने बीच में बोल दिया, पुट अ स्पोक इन अ व्हील, यानी बीच में जाकर बोल देना, यानी आपने उस प्लान को क्या कर दिया, स्पॉइल समवन्स प्लान, किसी के प्लान को बिगाड़ देना। 79 पुट वंस फुट डाउन। अब जैसे कि आपको कुछ अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है, आपको कुछ अथॉरिटी मिल गई, तो आप किसी को नीचा दिखा रहे हो वहां पे, यानी किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप अपना पद दिखा रहे हो कि मेरे पास पद है, मैं तेरे को नीचे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो पुट वंस फुट डाउन का मतलब टू असर्ट वंस अथॉरिटी, यानी अपने पद को दिखाना, ठीक है, वो जो है वो अपने पद को दिखाएगा। तो 79 यानी हो गया अपने पद को दिखाना। 80 नंबर कट नो आइस। बर्फ का नहीं कटना है, यानी कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना,
बर्फ कटा ही नहीं, कुछ इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही नहीं, यानी प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, प्रभाव का नहीं पड़ना। ठीक है, ये हो गया कट नो आइस का मतलब होता है लीव नो इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नहीं पड़ना। मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो यानी क्या होती है, नली। ठीक है, मैन है वो कैसा है, स्ट्रो जैसा है, स्ट्रो जैसा है तो वो कैसा रहेगा, यूजलेस रहेगा। ठीक है, तो मैन ऑफ स्ट्रो यानी हो गया यूजलेस पर्सन, व्यर्थ व्यक्ति। आपको इसमें सूखे हो तो अपने दिल पर ना ले, इसका मतलब खाली मैं याद करवाने के लिए एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ अपने शब्दों में, इसको अपन कैसे इजी वे में याद कर सकते हैं। मैन ऑफ स्ट्रो, यूजलेस पर्सन, व्यर्थ व्यक्ति। 82 वंस इन अ ब्लू मून, वो कहावत सुनी आपने, अमावस का चांद, वंस इन अ ब्लू मून, अमावस का चांद यानी कभी कभी दिखना, रेयरली, कभी कभार दिखना, तो अमावस का चांद। ठीक है, कभी कभार दिखना, रेयरली यानी होती है कभी कभार, तो इसका मतलब हो गया कभी कभार। 83 टू क्रैक समवन अप, अपन को नहीं कहते, अपन किसी को कहते तू क्रैक है क्या यार, बार बार हंसता रहता है, टू क्रैक समवन अप, टू क्रैक है यार, बार बार हंसता रहता है। तो टू क्रैक समवन अप का मतलब हो गया टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसाना। ठीक है, टू क्रैक समवन अप का मतलब हो गया टू मेक समवन लाफ। मेक कैसल इन द एयर, ये जो मैंने प्रीवियस स्लाइड करवाई थी जिसमें मैंने आइवरी टावर कहलवाया आपको, आइवरी टावर ये नहीं होता है इमेजिनरी वर्ल्ड, तो मैक कैसल इन द एयर यानी ख्याली पुलाव बनाना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था, बोल के लिख के नहीं दिया था मैंने। आइवरी टावर का इमेजिनरी वर्ल्ड हो जाएगा, मैक कैसल इन द एयर का मतलब होगा मैक विजनरी प्लान, यानी ख्याली पुलाव बनाना अपने मन में। कि अब देखो, आप खुद ही देख लो कि जो हवा है उसमें किला बनेगा क्या, हवा है उसमें किला नहीं बनेगा, तो एकदम ख्याली पुलाव ही देख रहे हैं अपन। मैक विजनरी प्लान 84 हो गया। 85 गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, एक जो इडियम्स आपको प्रीवियस के सेशंस में मैंने करवा रखी है वो है थ्रो द कोल्ड वाटर, उसके ऊपर कोल्ड वाटर फेंक देना, उसका मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना किसी को। ठीक है, और कोल्ड शोल्डर देना यानी किसी ने बुलाया, अपन ने कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं दिया और अपन चले गए। ठीक है, कोई अपन को पीछे से बुला रहा है और अपन चले गए, कुछ दिया ही नहीं अपन ने, कुछ ऐसे मुड़ के दिखते हैं उसमें पहले शोल्डर ही हिलता है, तो अपन ने उसको कोल्ड शोल्डर यानी ठंडा कंधा लेके अपन चले गए, अपन ने किया ही नहीं, उसको इग्नोर कर दिया उसको। ठीक है, यानी उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर यानी होता है इग्नोर। ठीक है, 86 टू स्मेल रेड, जैसे कि आपने सीआईडी के भाग देखे होंगे, उसमें जैसे कि वो प्रद्युमन रहता है, जो ऐसे भी प्रद्युमन दया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ कैसे ढूंढते हो, जैसे कहाँ पर मर्डर वर्डर हुआ उस घर में उन्हें लाश ही नहीं मिलती, तो हर जगह जाके वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे जगह ढूंढेंगे, और कहाँ से उन्हें चीटी ईटी आती दिखाई देगी, तो फिर वो देखेंगे कि साला ये स्मेल कहाँ से आ रही है, जहाँ पर ये चीटियाँ जा रही है, तो वहाँ पर स्मेल रेड थी, वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ थी, तो वहाँ पे कुछ न कुछ सस्पेक्ट है, यानी कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ छिपा हुआ, कुछ षड्यंत्र है। तो स्मेल रेड का मतलब है टू सस्पेक्ट ट्रिक। ठीक है, टू सस्पेक्ट ट्रिक। 87 टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई डाई वाइल वर्किंग, यानी जब अपन कार्यरत होते हैं किसी पद पर तब अपनी मृत्यु हो जाती है, तो उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। ठीक है, जैसे कि किसका, सीडीएस विपिन रावत थे, वो अपने पद पर थे तब उनका देहांत हो गया, तो डाई इन हार्नेस। ठीक है, यानी डाई वाइल वर्किंग, तो ये हो गया डाई वाइल वर्किंग। 87 और 88 टू मेक हेस्ट, हेस्ट यानी जल्दबाजी, टू मेक हेस्ट जल्दबाजी करना, यानी लुक शार्प यानी जल्दी से किया गया काम, जल्दबाजी से किया गया काम। 89 निट द ब्रो, आई ब्रो ये होती है निट द ब्रो, यानी आंखों के ऊपर भी यानी पसीना आ गया, यानी अब तो गुस्सा आ गया, फ्रॉन यानी गुस्सा आना, फ्रॉन FROWN, फ्रॉन यानी होता है गुस्सा, एंगर, आक्रोश, तो निट द ब्रो यानी आंखों पर भी पसीना आना, यानी क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाना, एकदम गुस्सा आ गया, अब तो छोड़ेगा नहीं। 89 90 टिल द काउस कम हियर, टिल द काउस कम हियर, यानी अपन ने मॉर्निंग में गायों को चराने के लिए अपन ने भेजा, फिर गाय चढ़ के उस गांव जाके सारा पूरा चढ़ के एकदम बहुत ही लंबे टाइम के बाद आती है गाय, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद आना, तो टिल द काउस कम हियर यानी गाय जब वापस लौट के आएगी तब मैं आऊंगा। जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको पूछा तू वहां आ रहा है क्या है, तो अपन क्या कह देंगे, व्हेन टिल द काउस कम हियर देन आई विल कम हियर, देन आई विल कम देयर। ठीक है,
तो जब मेरी काय लौट के इधर आ जाएगी तब मैं तेरे पास आ जाऊंगा। तो अब वो गाय कब आएगी वापस? वो गाय आएगी बहुत ही लंबे समय के बाद, क्योंकि उनका जो टर्म होती है चढ़ने की वो बहुत ही लंबी होती है। वो इस गांव से उस गांव भी चली जाती है, कहाँ भी चली जाती है, उनका कुछ ठिकाना ही नहीं होता, पर आती है, जरूर आती है, अपने गंतव्य तक लास्ट एंडिंग में आती है। तो टिल द काउज कम हियर का मतलब हो गया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय के बाद आना। तो ये जो आज जो अपनी वोकैब मैराथन 01 थी, जो इडियम्स की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुई मैंने, जिसमें आपको 90 इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आ रखी है, नेवी में आई है, इंडियन एयरफोर्स में आई है, इसमें सीडीएस में भी पूछी गई है, एनडीए में पूछी गई, और अदर्स एग्जाम जो एसएससी के एग्जाम्स में आई हुई है, वही आपको प्रीवियस ईयर की मैराथन करवाई है। अब मेरे पास क्या स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ, फिर आके आपको समझाता हूँ, फिर वापस मैं जाके पॉज करता हूँ वीडियो एंड उसके बाद वापस इधर आके लिखता हूँ और फिर वापस हो, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपको, 2 से 3 घंटे की क्लास लगने में। तो आपको ये क्लास तो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इस 90 इडियम्स में भी आपके बहुत ज़्यादा इडियम्स एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस क्लास को आप जरूर, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।